तो ज्योग्राफी क्लास में हम लोग बात करते हैं। नमस्कार भाई, आप लोग भी देख लीजिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वायुमंडल या परिसंचरण पे। एनसीईआरटी का है। तो हमने बताया था कि हवा या परिसंचरण कितने तरह का होता है। इस पूरे दुनिया में हवा कितने तरह का होता है? 3 टाइप्स होता है। कौन कौन होता है, नाम बताइए। एक बताए थे भाई, हैं? हाँ, हमको लगता है चाय में गांजा भी दिया जाता है क्या? हाँ हाँ, ठीक ठीक। हमको लगता है कि सुबह सुबह आप लोग सेवन कर लेते हैं। हमने पूछा हवा और ये बता रहे हैं बल। हमने बताया था कि हवा 3 तरह के होते हैं। एक होता है भूमंडलीय या वैश्विक, एक होता है मौसमी, एक होता है स्थानीय, लोकल। तो कोरियोलिस कहाँ से आ गया भाई? वही कर हम पूछे थे, बताइए हवा कितने तरह के होते हैं, कह रहे कोरियोलिस, बता रहे हैं बल। अब फिर कहेंगे कि सर हम तो पढ़े थे, यही होता है। चलिए देखिए, 3 तरह का होता है। एक होता है भूमंडलीय पवन, एक होता है मौसमी पवन, और एक होता है स्थानीय पवन। तो भूमंडलीय पवन वही हम लोग बताते हैं 3 तरह के होते हैं भूमंडलीय पवन। तो भूमंडलीय का मतलब क्या? जो पूरे पृथ्वी पर चलता हो। ठीक है। जैसे आप मानसून पवन देखिए, तो मानसून पूरे पृथ्वी पर नहीं चलता है। मानसून दुनिया के कुछ ही क्षेत्रों में आता है। एक तो भारत में आता है, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, थोड़ा सा अमेरिका मैक्सिको कवर करता है, और थोड़ा सा अफ्रीका के घाना उना को कवर करता है। हाँ, थोड़ा सा घाना सियरा लियोन जो है, थोड़ा सा मानसून वहाँ भी आता है। लेकिन व्यापक स्तर पर जो आता है वो एशिया में ही आता है। लेकिन जो भूमंडलीय पवनें हैं ये पूरे धरती पे चलता है। तो भूमंडलीय पवनें बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन बताइए। एक हो गया हमारा व्यापारिक पवन, एक हो गया हमारा पछुआ पवन, और एक हो गया हमारा ध्रुवीय पवन। ये 3 तरह के पवन होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा रहा है वायुमंडलीय परिसंचरण। तो परिसंचरण हम आप लोग को बता चुके हैं, परिसंचरण शब्द। और मौसम प्रणालियाँ। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कहा इस पे पढ़िए। किस चीज़ को रिपीट कर दें? नहीं, वो जोग्राफिकल विंड होता है ना, तो उसमें होता है, पहले तो हमारा ट्रेड विंड हो गया, फिर पछुआ पवन होता है, वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्न विंड, एक पोलर होता है ध्रुवीय। 3 तरह के हवा होते हैं। तो हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पहला कि असमान वितरण वर्णित है, तापमान का असमान वितरण वर्णित है। इसमें कोई कंफ्यूजन? हम बता चुके हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब कह रहा है वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है, इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। कोई भी चीज़ गर्म होने पर फैलता है, ये बात सही है। हवा ही नहीं, आदमी भी फैलता है जब गर्म होने पर। नहीं जानते हैं? तब देखिए, जब उसको गुस्सा उठता है तो पूरा सीना उना चौड़ा करके लंबा लंबा देने लगता है, अ- रायता फैला के चला आता है। और जब गुस्सा शांत होता है तो आगे चेयर पर आराम से बैठ जाता है। इसलिए हम बोले कि हवा ही नहीं, आदमी भी। तो अब देखिए ये कहा है कि इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, सिंपल बताइए। देखिए ये हमारा सूरज है, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वायुमंडल। वायुमंडल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सूरज की किरणें आई। सपोज कीजिए तापमान यहाँ पे बहुत अधिक है, किसी भी कारण से। हो सकता है यहाँ बालू हो, ठीक है, या हो सकता है यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, लंबी पड़ती हो, सीधा पड़ता हो, कोई भी कारण हो सकता है। अब जब यहाँ पे क्या होगा, तापमान अधिक हुआ तो हवा गर्म होगा तो ऊपर उठेगा ना, कि नहीं उठेगा? उठेगा। तो वायुमंडलीय दाब यहाँ पे कम होगा कि अधिक होगा? वायुमंडलीय दाब कम होगा।
क्योंकि जहाँ जैसे देखिए ध्रुव, देखिए ध्रुव पर हम लोग क्या बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब वहाँ पे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हवा वहाँ पे भारी रहता है और दबा रहता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठे। जबकि हमारे इक्वेटर पे 0 डिग्री पे टेम्परेचर अधिक है, तो हवा गर्म होकर हमेशा ऊपर उठते रहता है। तो ऊपर उठेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर हम कह सकते हैं, निम्न दाब। अब जब यहाँ पे निम्न दाब होगा तो इस सपोज कि यहाँ पे पानी, अभी मान लीजिए 1 सेकंड के लिए पानी है, तो पानी का लेवल अगर यहाँ कम होगा तो कहीं और से पानी आएगा इसको भरने के लिए, कि नहीं आएगा? उसी तरह कहीं और से हवा आएगा इसको भरने के लिए, आएगा। अब जहाँ से भी हवा आएगा, तो यहाँ सपोज कि ये ऊपर वाला पार्ट है 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऊपर हम मान लेते हैं। तो क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में सब घटना होती है, तो हम 5 किलोमीटर ऊपर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से फिर हवा जब नीचे उतरी इधर आई, तो यहाँ तो लो प्रेशर होगा ना, कि नहीं होगा? होगा, समझ रहे हैं? देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे हवा था पहले से मौजूद, यहाँ पे पानी पहले से मौजूद था, ठीक है। ये पानी यहाँ से आके इस जगह को भरने गया, तो पानी यहाँ पे कम हो जाएगा ना, तो हवा भी कम होगा। तो हवा कम होगा तो लो प्रेशर हो जाएगा वहाँ पे कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ जब लो प्रेशर हुआ और यहाँ जो हवा आया, तो यहाँ पे फिर हाई प्रेशर हो जाएगा। अरे यार, तो फिर ये हवा यहाँ से यहाँ चलेगा इस लो प्रेशर को भरने के लिए, कि नहीं चलेगा? तो ये बन गया एक सर्किल, इसी को कहते हैं वायु का परिसंचरण। ऐसे ही हवा चलती रहती है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आप समझ गए कि दाब में भिन्नता कैसे आएगा। जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर होगा। लेकिन उठ के भाई जहां आसमान में इकट्ठा होगा वहां तो हाई प्रेशर हो जाएगा ना। तो ऊपर उठने के साथ हम क्या पढ़े हैं कि टेम्परेचर कम होता है। भले दिन कल हम लोग 1000 मीटर अगर ऊपर जाते हैं, सॉरी 1000 मीटर, हाँ 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, तो 6.5 डिग्री। अब यहाँ पे हम माने हैं 5 किलोमीटर, तो 6 पंचे 30, कम से कम 30 डिग्री तो कम होगा टेम्परेचर। तो फिर जब कम होगा तो हवा क्या होगा, धीरे धीरे कम्पैक्ट होगा। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं कि ठंडी होने पर सिकुड़ती है, तो हवा सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। और ये जो हवा यहाँ नीचे उतरी थी तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, तो इसको भरने के लिए यहाँ चले जाएगा। इस चीज़ को समझ गए ना? अब चलिए आगे हम लोग अब चलते हैं। बस यही है हवा में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कह रहा है क्या, देखिए इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों को प्रभावित होती है। समझ गए? कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु, क्षैतिज गतिमान मतलब क्या हुआ, इस तरीका से क्षैतिज गतिमान, ये चलेगा तो लंबवत हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्या, क्षैतिज गतिमान। करेक्ट। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है, ठीक। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। इस लाइन को समझे। वायुमंडलीय किधर गया, दाब, उपखा, ये वायुमंडलीय दाब। जब यहाँ पे दाब अधिक होगा, यहाँ पे सपोज काफी वायु आ गया, तो क्या होगा, ये वायु नीचे आएगा, ठीक है। तो वही तो कारण है कि वायुमंडलीय दाब यह निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब वायु नीचे बैठेगी। अब जब ये हवा नीचे यहाँ पे बैठ गई, आ गया, तो यहाँ पे दाब अधिक हो जाएगा, तो ये इधर चलना शुरू कर देगा कहीं अपने क्षैतिज संचलन में, फिर यहाँ आते आते फिर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल पानी समझिए, पानी का लेवल जहाँ कम होगा, जहाँ अधिक होगा वहाँ से पानी कम वाले जगह पाएगा। और सपोज कि जहाँ आया वहाँ आते आते पानी अधिक हो गया, तो फिर क्या होगा, दूसरी जगह जाएगा। सेम वही हवा कॉन्सेप्ट है, जहाँ लो प्रेशर है, चारों साइड से हवा आया वहाँ हाई प्रेशर हो गया, तो वहाँ से फिर हवा चारों साइड चलने लगा। समझ गए? चलिए, अब कहता है कब वायु ऊपर उठेगी कब बैठेगी। अपने पवने पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है। इसमें कोई दिक्कत?
तापमान का तो करता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी बार, अरे यार ठंडी हवा कहीं से आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ठंडी टेम्परेचर कहीं से ला रहा है वो, तो हो जाएगा ना। और जब हवा चलती है तो अपने साथ आर्द्रता भी तो लेके चलती है। चलिए, तो ये है कि पुनर्वितरण करती है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान अस्थिर बना रहता है। ऐसे भी हम कल बताए थे आप लोग को कि टेम्परेचर बताए थे ना कि 40 डिग्री को माना गया है। अगर पढ़े हैं ज्योग्राफी तो कल बताए थे ना कि 40 डिग्री से ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम प्राप्त होता है, और उससे नीचे प्राप्त अधिक होता है, निकलता कम है। तो हवा और समुद्री धारा के द्वारा ये टेम्परेचर पृथ्वी मेंटेन करता है, कल बताए थे ना। तो वही तो कह रहा है ना कि तापमान व आर्द्रता का, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान अस्थिर रहता है। समझे कोई दिक्कत? ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता है, इसमें कोई दिक्कत? जैसे ऊपर उठेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। बादल बनते हैं, और कोई दिक्कत? इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशि, राशियों का मिश्रण आदि सम्मिलित है। इसको समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग अगर बात करें, अब आता है हमारा वायुमंडलीय दाब। समुद्र तल पर कितना दाब है वायुमंडल का? ये पीटी में बहुत पढ़ता है ना, एवोल्यूशन में भी लोग पढ़ते हैं। 10 से 13 समुद्र तल पर जो जल का भार होता है, वायु भार होता है, तो 10 से 13 मिलीबार होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ कह रहा है कि जैसे जैसे आप कि क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायुदाब से प्रभावित होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ? यानी हमारे शरीर पे जो वायु प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है? सिंपल नहीं लगाता है। फिर तो हम कहते हैं कि पहाड़ी पे जाते हैं तो हवा का प्रेशर जैसे कम होता है तो शरीर से खून या नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, होता है ना। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई, लिखा हुआ है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल को वायु स्तंभ के वायुमंडलीय, ठीक है, वायु दाब को मापने की इकाई को मिलीबार कहते हैं। और ये 10 से 13, ये समझ गए। अब हमने कल बताया था कि हम लोग किसी भी जगह का ऊंचाई कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से। सिंपल है भाई। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर भी घटेगा और वायु दाब भी घटेगा, घट जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा पानी निकलेगा तो बोतल। अब है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु का सघन होती है, ये बात समझ में आ गया। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो फिर धरातल पे वायु नहीं होती। चलिए ठीक है, इसी कारण से वायुदाब अधिक होता है, ये जानते हैं सब। क्या है ये? वायुदाब मापने वाले यंत्र। देखिए इस लाइन को, पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती है। इसे वो समझने में कोई दिक्कत? चलिए अगला हमारा आता है वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। इसका मतलब क्या हुआ? खरा भिन्नता, ठीक है। तो वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिलीबार। हम लोगों ने पढ़ा था उधर कि 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड, या 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। और यहाँ दिया कि 10 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 मिलीबार प्रेशर कम होता है। समझ गए? और वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है, ये अलग अलग तरीका से घटता है। ये देख लीजिए कि कहाँ पे हम जाएं तो कितना वायु बाहर घटेगा और वहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा।
समझ गए? आगे चले। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को कहते हैं ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता और क्षैतिज दाब प्रवणता। यहाँ पे दो शब्द है, तो दोनों शब्द का मतलब आप समझ गए। दाब प्रवणता का मतलब वही होता है टेम्परेचर में सॉरी दाबमान में अंतर, प्रेशर में अंतर, दाब में अंतर। चलिए आगे चलें। अब यहां देखिए क्या लिखा है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। दोनों लाइन को पहले सेम जगह पे पढ़िए तब समझ में आएगा। जयदीप, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, और यह लेकिन यह विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाती है, और अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। आप भी जानते हैं कि जो पवनें ऊपर जाएंगी वो उतनी शक्तिशाली नहीं होती है, लेकिन जो क्षैतिज चलती है तो घर द्वार को भी उखाड़ देता है, वृक्षें उखड़ जाती है, घरें उखड़ जाती है। चलिए, तो वायुदाब का आपने ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ लिया, यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे आता है हमारा वायुदाब का क्षैतिज वितरण, इसको देख लीजिए। क्षैतिज वितरण पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 10 मिलीबार, ठीक है, वायुदाब है, और यहाँ भी 10 मिलीबार है, तो क्या हवा चलेगी ऐसे? बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 9। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 10 मिलीबार है और यहाँ पे 3 मिलीबार है, तो हवा चलेगी। तो स्पीड कहाँ? यहाँ स्पीड देखो कि यहाँ स्पीड अधिक होगा, नीचे होगा ना। बस यही यहाँ पे लिखा गया, समझ गए हैं? तो क्या लिखा है कि वायुदाब में अल्प, तो वायुदाब जितना कम होगा हवा की स्पीड उतनी अधिक होगी, और वायुदाब जितना बराबर होगा स्पीड उतनी कम होगी। अब कह रहा है क्या कि समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। बस इतना देखिए, और आप इस फिगर को देखिए, जो कल हम लोग पढ़े थे समताप रेखा, वही है यहाँ पे समदाब रेखा। समझ गए इसको? तो समदाब रेखा नहीं समझाना पड़ेगा ना, जो कल समताप रेखा था, जिधर जिधर टेम्परेचर अधिक हुआ कम हुआ उधर उधर गया, वही है जिधर जिधर दाबमान जिस तरह का दाब हुआ उस तरह का लाइन खींचा हुआ यहाँ पे। अब कहता है दाब ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल से स्तर पर घटा लिया जाता है। तो इसको छोड़ दे, इसमें कोई नहीं एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, सिर्फ ये याद रखें कि समदाब रेखाएं समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। और ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, इस फिगर को समझने में अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये भी दिया हुआ है जनवरी महीने का, अब फिर होगा जुलाई महीने का। एक ठंडी का मौसम लिया और एक गर्मी का मौसम लिया। चलिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इस फिगर को देखिए। ये कह रहा, ये सिंपल है कि ये है समदाब रेखा। ये देखिए, ये क्या है, इस रेखा पर 10 से 14 मिलीबार है दाब, इस रेखा पर 10 से 16 है, ये 10 से 18 हो गया। बस यही, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अब आता है हमारा कि समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, कि कहाँ पे कितना होगा, कहाँ पे कितना होगा, तो यही दिया हुआ है। इसको मुझे नहीं लगता समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को। कहाँ से? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी पीटी में। नहीं नहीं, ये पीटी में कभी क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये अभी आगे बहुत चर्चा होगा। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं ITCZ, यही है, ये जो है, ठीक है। वो 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते रहता है। चलिए आगे चले हम लोग।
यही सेम हो गया फिर हमारा जुलाई में, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए ये सिंपल डे है, इस किस पे डिपेंड करेगा, तापमान पे। कोई दिक्कत? तापमान और दाब प्रेशर का एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंध है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब कम होगा, इक्वेटर टेम्परेचर बढ़ा दाब कम। और आप चले जाइए कहाँ पे, पोल, टेम्परेचर कम दाब अधिक। वही आप जुलाई का देख लीजिए, जुलाई में क्या होगा, जानते हैं भाई कि इक्वेटर पे जुलाई में टेम्परेचर अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, पोल पे टेम्परेचर कम होगा दाब अधिक हो जाएगा। अब हमारा भारत का ले लीजिए, जनवरी की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर कम है दाब अधिक है, अभी है ना दाब अधिक। अब यही बात आप कर लीजिए हम भारत का ले लेते जुलाई में, टेम्परेचर अधिक दाब कम। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली तीनों जनसंख्या और वाहन के हिसाब से लगभग बराबर शहर है। हो सकता है 2 4 5 इधर उधर हो जाए, यूपीएससी माना, लेकिन उन दोनों शहरों में जो हमारा AIQ इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन दिल्ली में इतना अधिक क्यों रहता है? तो इसका एक रीज़न है कि चलिए वो समुद्री इलाका है, दोनों समुद्र किनारे हैं, मुंबई और कोलकाता भी, लेकिन यहाँ से एक आंसर आपको दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ से अभी हम लोग जनवरी के महीने में हैं, तो दिल्ली में क्या है, टेम्परेचर कम है तो दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हवा जो गर्म होकर ऊपर उठना चाहिए था वो उठ ही नहीं रहा है, तो जो ये कचरा उचरा गाड़ी उड़ी से धुआं निकलता है सब यहीं फंस जाता है। अब गर्मी के मौसम में क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा, दिल्ली से बाहर निकल जाएगा। समझ गए ना? तो ये एक इसीलिए कहा जाता है कि भाई पंजाब मुंजाब में पराली कम जलाओ, पराली कम जलाओगे तो दिल्ली कम पहुंचेगा। समझ गए? तो ये एक मेन पॉइंट है दिल्ली में प्रदूषण का। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखिए विषुवत वृत्त के निकट वायु दाब कम होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसे वायु विषुवतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री अक्षांश के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र कहा जाता है। समझ गए? तो 30 डिग्री पे ऐसा क्यों होगा, उच्च वायु दाब क्यों होगा? 30 डिग्री पे जो यहाँ पे लिखा उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है, उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री पे क्यों होगा? क्योंकि 0 की अपेक्षा वहां टेम्परेचर कम होगा ना। 30 पे 0 की अपेक्षा टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद कह रहा है कि पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निम्न दाब पेटियां पाया जाता है। तो फिर यहाँ पे निम्न कैसे हो जाएगा, 60 पे निम्न कैसे होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर कम होगा ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर वाला फार्मूला सिर्फ इस 2 पे अप्लाई नहीं होता है, ये अभी आप नहीं समझेंगे, थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, लेकिन इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ यहाँ एक लाइन बताते हैं, थोड़ा समझ जाएंगे कि जो हमारी व्यापारिक पवनें चलती हैं तो वो 30 डिग्री पे नीचे उतरती है। तो जहाँ पवन नीचे उतरेगी तो ऑटोमेटिक वहाँ क्या होगा, उच्च वायु दाब, चाहे टेम्परेचर कितना भी क्यों ना रहे। और 60 डिग्री पे क्या होता है, जो पछवा पवन है 60 डिग्री से पछवा पवन ऊपर उठती है तो वहाँ टेम्परेचर नहीं है, लेकिन भौगोलिक कारण या जो हमारा भू पवन है, भौगोलिक पवन है या भूमंडलीय पवन है, उसके कारण 30 पे पवन नीचे उतरती है और 60 पे ऊपर उठती है। तो इस 2 जगह पे टेम्परेचर वाला लॉजिक काम नहीं करता है। हाँ, 30 पे पवन नीचे उतरती है और 60 पे पवन ऊपर उठती है, बस आगे लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं, ध्रुवों के निकट वायु दाब अधिक होता है। 2 कंडीशन, एक तो टेम्परेचर वहाँ लो है
और दूसरा वहाँ पे पवन भी उतरती है। तो और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियाँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन देख लीजिए, ये वायुदाब पट्टियाँ अस्थाई नहीं है, लिखा हुआ है। क्यों अस्थाई नहीं है? हाँ, इसी वजह से जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर आता है तो ये पेटी 30 से घटक के 35-40 पे चला जाता है, और जब सूर्य हमारा मकर रेखा पर जाता है तो यही पेटी खिसक के 30 के बजाय 25, 24, 20 तक आ जाता है। ठीक है, चलिए। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती रहती है, समझ गए। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर। समझने में कोई दिक्कत? चलिए, अब आता है हमारा पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। तो यहां लिखा है कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है, इसमें कोई दिक्कत? इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवने उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रभावित होगी, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होती है, इसमें कोई दिक्कत? कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, तो क्या होगा, हवा जब चलेगी तो उससे घर्षण करेगा ना। तो वही लिखा है कि भूतल पर धरातलीय विषमता के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित कर देता है। सपोज कीजिए कि टेम्परेचर जो है, दो जगह का दाब जो है बहुत अंतर है दाब में, लेकिन बीच में एक छोटा सा पहाड़ी आ गया, तो हवा जिस स्पीड से जाएगा तो पहाड़ी रोक देगा ना उसको। तो वही कह रहा है कि गति को प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा कि हवा की गति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो एक तो आपका टेम्परेचर हो गया कि टेम्परेचर कम अधिक होगा तो दाबमान कम अधिक होगा दाब, और उससे क्या होगा, हवा का वेग प्रभावित होगा। दूसरा हमारा घर्षण क्या? नहीं, मतलब धरातलीय विषमता के कारण घर्षण। उदाहरण के लिए कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। अब सपोज कीजिए हमारे जैसे दिल्ली है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो ये तो भौगोलिक कारण हो गया, लेकिन कुछ मानव वाला कारण भी है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो ये बिल्डिंगें भी तो हवा गति को रोक देता है कि नहीं रोकता है? तो ये सब कारण है जो गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। तो यहां आता है कोरियोलिस बल। तो सिर्फ याद रखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन आगे समझाएंगे। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को, तो हवा के को प्रभावित करने वाले 3 कारक अब हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ भी है कि अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों को 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है: दाब प्रवणता, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। कहें यही कि गति को कौन सा प्रभावित करता है। तो एक तो हो गया दाब, दूसरा घर्षण अभी बताए यहां पे, और तीसरा कोरियोलिस बल। और इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन वाले, पूरी क्लास आपको हम नहीं बता सकते हैं। अब हम अपना माइक ऑफ करने जा रहे हैं। अगर आपको इस तरीक़ा से एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे।